गवर्नमेंट की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें हम जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उसके इन्होंने लेक्चर नोट्स भी दिए हुए हैं। और ये एक एक्सट्रैक्ट है बुक का जो उन्होंने बनाया है, तो उसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स देखें इस चैप्टर के, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है, एनालाइज कैसे करते हैं एल्गोरिथम को। दो एल्गोरिथम पे हमारा ध्यान रहेगा, इंसर्शन और मर्ज सॉर्ट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर एक पद्धति है, उसके लिए बड़ा जाना जाता है। फिर हम देखेंगे कि स्यूडो कोड कैसे लिखना है। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम बात करेंगे कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी, तो थोड़ा देखिएगा कि जो जो चीज मैं बताऊंगा वो हम आगे वैसे ही यूज कर लेंगे। उसके बाद हम एसिम्प्टोटिक नोशन रनिंग टाइम एनालिसिस के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन कैसे यूज करते हैं। फिर जैसे मैंने बताया मर्ज सॉर्ट के लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर का उपयोग करेंगे। तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम क्या है, सॉर्टिंग होती क्या है। इनपुट हमारे पास कोई सीक्वेंस है n नंबर्स का A1 से लेकर AN तक, आउटपुट हमारा A1 डैश से लेकर AN डैश तक होगा। रिऑर्डरिंग हो जाएगी इस तरीके की कि जो पहला होगा वो दूसरे से छोटा होगा, तीसरा दूसरे से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ से छोटे से लेकर बड़ा तक बढ़ेगा। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में लिख सकते हैं। और ये जो ऑर्डर है ये एक सॉर्टेड ऑर्डर कहलाएगा। और हम दो चीजें अलग अलग जाने, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक उसके ऊपर जो एप्लीकेशन होता है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर एरेज यूज करेंगे, या मानेंगे कि एरेज है, एरे में नंबर स्टोर्ड है। और इंसर्शन सॉर्ट यानी कि हम उस पर एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एल्गोरिथम लगा रहे हैं। जो नंबर्स हैं उसे हम कीज बोलेंगे, जो नंबर्स होंगे, ये जो नंबर मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और इसको हम सैटेलाइट डेटा भी कहेंगे, जो इसके साथ इंफॉर्मेशन होगी। सैटेलाइट डेटा सैटेलाइट से रिलेटेड यहाँ पर स्टफ नहीं है। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, बहुत तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक को हम एल्गोरिथम कहेंगे और सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज इनपुट होगी, कुछ ना कुछ आउटपुट वैल्यूज होगी। अब एल्गोरिथम जिसको हम लिखना चाहेंगे तो उसको हम इंग्लिश तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल दिखाना चाहें कि जब हम चीजें लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ कंट्रोल जा रहा है, तो उसके लिए हम स्यूडो कोड यूज करते हैं। स्यूडो कोड भी मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। ये बिल्कुल C++ जावा जैसा ही दिखाई देगा आपको, और आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जा रहा है, ये जस्ट आप एल्गोरिथम्स को ह्यूमन बीइंग को दिखाने के लिए। पहले क्या होता था कि आप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट वगैरह से दिखाते थे, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पर हम स्यूडो कोड की बात करेंगे। इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलरिटी और एरर हैंडलिंग, ये इसमें हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो एल्गोरिथम को बताना और उसकी रनिंग टाइम एनालिसिस को एनालाइज करना। और कभी कभी ये अंग्रेजी जो है वो हम थोड़ा सा अंग्रेजी और लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर जंप करेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या है, एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है जिसमें अगर कम एलिमेंट्स हो तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एक कार्ड, जब कार्ड खेलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड रखे हुए हैं, ये कार्ड्स रखे हुए हैं टेबल पे। हम बाएं हाथ पे पहला कार्ड उठाते हैं, फिर दूसरा कार्ड उठाते हैं और देखते हैं, इसे मैच कराते हैं। और मैच कराने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सही जगह पे लगा देते हैं। फिर हम तीसरा कार्ड उठाते हैं, उसको हम इन दोनों से कंपेयर करते हैं और फिर सही जगह लगा देते हैं। पहले हम इससे कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद अगर ये ठीक है जगह पे है तो यहाँ रख देते हैं, नहीं है तो फिर इसको यहाँ डाल देते हैं। फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये यहाँ पर भी ठीक नहीं है तो यहाँ डाल देते हैं। तो यही आपका तरीका होगा। अब आप जब मैं आपको स्यूडो कोड दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्यूडो कोड कैसे लिखेंगे इंसर्शन एल्गोरिथम को, तो उसके लिए हम ये एरे लिख रहे हैं A1 से लेकर N तक। ये डॉट डॉट हम यूज करते हैं, जो हम पास्कल से हमने सीखा है। ये रेंज बता रहा है। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से हम शुरू कर रहे हैं, जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो एरे को 0 से शुरू करती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब 0 से शुरू कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, और 1 से शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। जहां पर आप N तक ले रहे हैं, N-1 तक ले रहे हैं, जहां पर भी एल्गोरिथम में दिखेगा, समझ आइएगा कि 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब हम एक कांस्टेंट नंबर की भी वैल्यू यहाँ पर लाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू ये है कि जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं उसके सामने हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यू लेके आ रहे हैं, कांस्टेंट टाइप के लिए चलेगा। तो कोई भी रीअरेंजमेंट जो होता है वो कांस्टेंट टाइप ले रहा है। अभी इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा ध्यान से देखिएगा इसको। हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर का लूप लगा रहे हैं, उसके बाद हम एक असाइनमेंट कर रहे हैं, और फिर इंसर्ट, यहाँ पे ये केवल कमेंट है, ये जो सिंबल है कमेंट के लिए। और फिर उसके बाद जब डू के अंदर, डू वाइल है बेसिकली, ये वाइल लूप हो रहा है। इसमें हम वैल्यू, अब ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा। हम डू के अंदर एक वाइल ले रहे हैं। वाइल में हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या हर एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक हाथ पे काट लिया और दूसरा जब लाए तो हम वाइल से ये चेक कर रहे हैं कि क्या इससे छोटा है कि बड़ा है। अब जब 2 होंगे तो हम दोनों से चेक करा रहे हैं, यही यहाँ पर काम हो रहा है। अगर ये यहाँ पर इससे छोटा बड़ा हो जाता है तो हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैपिंग वाला काम ये हो रहा है। फिर हम एक एक करके कम करते रहेंगे और हर एक वैल्यू को चेक कर लेंगे। जो कार्ड जिस जगह पे आ रहा है उसके पहले जितनी वैल्यू है सबसे चेक करना पड़ेगा आपको। और फाइनली जब आप सही जगह पे आ जाएगा तो उसको ये असाइन कर देंगे की। तो जो फॉर का लूप है वो n टाइम्स हम चला रहे हैं। ये जो टाइम्स है, ये कॉस्ट, इसका C1 हम कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया तो कांस्टेंट सबके साथ चलेगा। C2 हम कांस्टेंट मान रहे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर के अंदर जितने भी बार चलेगा ये
n-1 टाइम्स लगेगा। फॉर खुद अपने पास n बार चलता है, अंदर वाली चीज n-1 बार चलती है, क्योंकि फॉर एक पॉइंट पे निकल के आएगा बाहर तो एक कंपैरिजन ज्यादा लगता है, इसीलिए हम ये फॉर को n बार चला रहे हैं और बाकी जो इसके अंदर जितने भी रहेंगे वो n-1, जैसे इसके फॉर के अंदर है, ये फॉर के अंदर है, फॉर के अंदर है। अब यहाँ पर वाइल पे आ गया। वाइल पे क्या होता है, चेकिंग हो रही है। वाइल पे हम एक एक करके चेक कर रहे हैं कि वैल्यूज जो बाएं हाथ में मेरे हाथ पे हैं और कार्ड्स हैं उनसे एक एक करके चेक करा रहे हैं। तो मुझे टाइम पता नहीं, मैं 2 से लेकर n तक टीजे लिख देता हूँ। अब क्योंकि वाइल के अंदर ये दोनों आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले की रीजनिंग बताई कि वाइल क्योंकि एक बार n बार चलेगा या टीजे बार चलेगा या टी बार चलेगा, तो अंदर की जो वैल्यूज है या अंदर के जो एक्सप्रेशन या इंस्ट्रक्शन है वो उसके एक कम चलेंगे, क्योंकि एक बार ये चेक करके बाहर भी आएगा, एक ज्यादा ये कंप्यूटेशन करेगा। अब ये जो है लास्ट वाला, ये फॉर के अंदर है, ये वाइल के अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर n-1, क्योंकि हमने सारे फॉर के अंदर n-1 दिए। एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कार्ड है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 से शुरू कर रहे हैं। तो पहला नंबर जब आएगा तो उसको किससे कंपेयर करेंगे, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, वो तो यहीं पे आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर जो आएगा उसको हम मतलब सेकंड नंबर से शुरू करेंगे ना, तो सेकंड नंबर को यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे। ये जो आपको हैवी वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये एक एक करके मूव करेगी आगे, जब ये वाला पार्टीशन या ये वाला एरिया सॉर्ट हो जाएगा। तो 2 और 5 को चेक करेंगे। वाइल पहले तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जे कहाँ से 2 से लेकर, तो 2 फॉर का लूप 2 से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर आ गए। अब अंदर वाइल का लूप है, वाइल का लूप है चेकिंग वाला और स्वैपिंग वाला। तो 2 से 5 को चेक करिए, 2 छोटा है कि 5 छोटा है, 2 छोटा है, तो इसको स्वैप कर देंगे। और फिर उसके बाद जब स्वैप कर देंगे फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर जे को यहाँ एक को बढ़ा देंगे। अब क्या है कि जब ये 2 से हो गया, एक बार फॉर का लूप चल गया, एक बार ये वाला काम हो गया, 2 और 5 को हमने रिप्लेस कर दिया। अगली बार हम आते हैं, यहाँ पर हमने देखा अरे यहाँ पर तो हमारे पास 4 है, 4 को 5 से किया, चेक कराया, ये तो छोटा निकल गया, तो हम इसको स्वैप करा देंगे। 4 को इधर ले आएंगे, 5 को ले आएंगे, इधर ले आएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अरे 2 से तो ये ठीक ठाक है, मतलब 2 छोटा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ये 2 बार जब चलेगा दिस विल रन फॉर 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर हम असाइन भी कर रहे हैं इस तरीके से आई को j-1। तो यहाँ पर 2 4 5 आ जाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर ये यहाँ पर वर्टिकल लाइन हमने यहाँ बढ़ा दी, क्योंकि अगला वैल्यू ये है। अब 6 को 5 से चेक कराएंगे या फिर एक तरीके से कंपेयर कराएंगे, देखेंगे सही जगह पे है। और 6 को देखेंगे 4 से 2 से सबसे कंपेयर्ड है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम आएंगे 1 पे। अब 1 को 6 से कराया हमने, जैसे हमने ये वाइल पे चल रहा है अभी, क्योंकि वाइल ये फॉर तो एक एक करके बढ़ा रहा है, लेकिन अंदर का काम वाइल कर रहा है। वाइल ने देखा 1 और 6, अरे ये तो एक 6 से छोटा है, ये इसको यहाँ ले आएंगे। फिर हमने देखा अरे 1 तो 5 से छोटा है, फिर हम स्वैप कर लेंगे। तो ये जो चीज है यहाँ पर 1 2 3 4, एक बार ये 2 2 3 4 बार चल जाएगी, वाइल वाला लूप 4 बार चलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको अपनी जगह पे ले आएंगे। जब हम 3 पे जाएंगे, 3 पे भी सेम रीजनिंग होगी, 3 और 6 को कंपेयर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अरे ये 3 आना चाहिए, 6 यहाँ आना चाहिए। फिर हम देखेंगे 3 और 5 के बीच में, फिर हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। फिर हम 3 और 4 के बीच में देखेंगे, फिर स्वैपिंग करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ पर 3 और 2 के बीच में देखेंगे अरे 3 तो अब सही जगह पे है। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन सॉर्ट होता है। हो सकता है आपको ये चीज क्लियर ना हो रही हो, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रक्शन सॉर्ट कर क्या है। अब लूप इनवेरिएंसी की बात आती है। लूप इनवेरिएंसी से हम उसको यूज करते हैं कि क्या एल्गोरिथम सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो लूप इनवेरिएंसी यानी कि लूप एक लूप है जो इनवेरिएंट है, यानी कि वेरी नहीं कर रहा है। तो लूप इनवेरिएंसी का मतलब ये है कि हर एक इटरेशन के स्टार्ट में जो फॉर लूप है बाहर का, जो हमने यहाँ से इंडेक्स किया j- द सब एरे ऑफ a I j-1, उसमें जो मेंबर्स आने हैं वो वही मेंबर्स होने चाहिए जो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, मतलब ऑर्डर में नंबर्स वही होंगे, बस सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। ये लूप इनवेरिएंसी। इसको करेक्टनेस के लिए हम पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला कंडीशन है उसको ट्रू मानते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको समझाता हूँ, इसके आगे भी आएगा। मेंटेनेंस मतलब ये है कि जो पहले हो रहा था, यानी कि एक इटरेशन में, उसके बाद भी नेक्स्ट इटरेशन में भी सब चीजें ट्रू रहेंगी। टर्मिनेशन मतलब ये है किसी एक पॉइंट पे आपको बाहर आना है, और यहाँ पर ये 3 चीजें हमने अप्लाई की, तो हम बोलेंगे कि ये लूप इनवेरिएंट है और करेक्ट है आपका एल्गोरिथम। अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो आगे देखिए, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखिए बेस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले यहीं से समझा देता हूँ। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, j=2 से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास पहला वैल्यू है, एक वैल्यू है, j यहाँ पर 2 है, दूसरे से चेक कराएंगे। लेकिन पहला तो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा सॉर्टेड ही होता है। एक अगर हमारे पास केवल वैल्यू है तो वो तो सॉर्टेड ही होगा, इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके वाइल के लूप में चलेंगे, और जब हम वाइल के लूप में चलेंगे तो देखेंगे जब 2 हो गए, 2 मेंबर हो गए, तो ये दोनों सॉर्टेड हो गए। फिर तीसरे को लाएंगे, तो जब तीसरा जब इनसे चेक होगा तब ये अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। तो जो आगे आने वाले हैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा। इसे हम मेंटेनेंस कहते हैं कि हर एक इटरेशन के बाद आपको चीजें ऐसी मिलनी चाहिए जो ये चीज फॉलो कर रही है। टर्मिनेशन मतलब ये है कि आप बाहर कब आएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर का लूप कब एंड करेगा, जब वो n से बड़ा, मतलब n तक पहुंच जाएगा, n एलिमेंट से n तक जाएगा। इसका मतलब j=n+1, यानी फॉर एक बार और चेक करेगा, तो मैं j को इधर ले आऊं तो j-1 n हो गया। तो इस तरीके से जब हम n तक की बात करेंगे तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं फाइनल, वो फाइनल एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं, ये तो वही एलिमेंट है जो हमारे शुरुआत में थे, जो जिन एलिमेंट से शुरू किया था वही ओरिजिनल एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, बट वो सॉर्टेड ऑर्डर में। तो ये तीनों चीजें हमने चेक कर ली, इसे ही हम लूप इनवेरिएंसी कहते हैं।
अब कन्वेंशन देख लीजिए, स्यूडो कन्वेंशन, क्योंकि बहुत सारा स्यूडो कोड हम पूरे किताब में, पूरे डिस्कशन में यूज करने वाले हैं आगे के। तो इंडेंटेशन आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर बताता है, थोड़ा टाइम और समय बहुत बच जाता है, इससे आपको स्पेस भी बच जाता है। लूपिंग कंस्ट्रक्ट आपको सी सी प्लस प्लस जावा जैसे दिखेंगे, अगर नहीं भी दिख रहे हैं आपको तो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको मैंने सिंबल पहले भी दिखाया था, ये आपका कमेंट है यहाँ पर, इसका कोई टाइम या फिर कोई हम इसके लिए जीरो टाइम लेंगे, कॉस्ट इसका जीरो होगा। वेरिएबल लोकल है, जब तक हमने बताया नहीं। ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट हम आराम से एक्स डॉट, जैसे एक्स है तो एक्स डॉट एटीआर करके या एक्स एरो एटीआर करके उसको एक्सेस कर लेंगे। तो वाई और एक्स को जो ये दिख रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये बस ये है कि एक्स वाई को रिफर कर रहा है। और फिर हम शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका एंड ऑपरेटर आप यूज करेंगे, तो अगर एक्स और एंड वाई में अगर एक्स आपका फॉल्स हो जाता है तो वाई हम कभी भी चेक नहीं करेंगे। अगर और का है तो अगर आप लॉजिकली देखें तो x2 है तो और में y की जगह जाने की जरूरत नहीं है, तो हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे इसे। तो एनालिसिस, एल्गोरिथम के एनालिसिस करने के लिए हम एक रैम मॉडल फॉलो करेंगे, जिसे हम रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल कहते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो एक के बाद एक करेंगे, कोई कॉन्करेंट नहीं चलेगा, पहली चीज ये जान लीजिए। उसके बाद हम जो इंस्ट्रक्शन है रियल कंप्यूटर्स में, जैसे अर्थमेटिक, डेटा कंट्रोल, ये सारे के सारे हम मानेंगे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट टाइम लेते हैं इनको हम कांस्टेंट टाइम मानेंगे। और जो मॉडल है इसमें हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज करेंगे, इनके इसके प्रिसीजन में नहीं जाएंगे अभी। वर्ड साइज इसकी लिमिटेड है, यानी कि अगर आप एक साइज n ले रहे हैं और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं c इंटू लॉग एन से, c एक कांस्टेंट है, लॉग एन आपका कोई ये आगे हम बात करेंगे। लॉग एन एक्चुअल में हमारा ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है। तो लॉग एन जो है वो हमेशा 2 की बेस में हम सोचेंगे जब तक अदरवाइज बताया ना जाए। तो ये हमारा जो वर्ड साइज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम एनालाइज कैसे करें एल्गोरिथम को, हाउ डू वी एनालाइज? तो टाइम जो डिपेंड करता है वो इस तरीके से डिपेंड करता है कि 1000 नंबर अगर आप सॉर्ट करें और 3 नंबर करें तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1000 नंबर के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये भी हो सकता है कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम उसी नंबर n वैल्यूज को देने पर अलग अलग टाइम दे। उसका कारण ये है कि कभी आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर मिल गया तो वो कम टाइम लेगा, और अनसॉर्टेड ऑर्डर मिल गया, मतलब सॉर्टिंग के लिए अनसॉर्टेड एलिमेंट मिल गए तो फिर आपको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करना पड़ेगा, वहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इनपुट साइज में ये प्रॉब्लम साइज पे डिपेंड करेगा कि जो आपको इनपुट साइज मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपको 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर बिट्स 2 इंटीजर की, अगर आपको ग्राफ एनालाइज करना है तो जो वर्टिसेस और एजेस है वो आपकी इनपुट साइज होगी हमेशा n नंबर्स। आप ये मत समझिए हमेशा n नंबर्स वैल्यू आएंगी आपके पास। ग्राफ से डील कर रहे हैं तो वर्टिसेस और एजेस को देखना पड़ेगा। रनिंग टाइम, सबसे पहले कि इन मशीन इंडिपेंडेंट हम मान रहे हैं इसको, कांस्टेंट टाइम लग रहा है हर एक लाइन का। दूसरा अलग अलग टाइम लग सकते हैं, इसलिए हम हर बार सी को बदलेंगे, C1 C2 इस तरीके से देंगे। और अगर सबरूटीन कॉल हो रही है तो इसका जो टोटल टाइम है सबरूटीन का वो अलग से हम कंप्यूट कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो एनालिसिस अब करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट की ये सब हमने बात कर ली। एनालिसिस कैसे करेंगे अभी आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने टाइम लिए थे तो हम C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n माइनस 1, 0 इंटू n माइनस 1 ऐसे करके हम सारे को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये काम किया है, बहुत आसान है। रनिंग टाइम हम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट को हम नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे स्टेटमेंट के लिए। तो रनिंग टाइम क्या होगा, C1n प्लस C2n माइनस 1 एंड लाइकवाइज। अभी हमें टीजे पता नहीं है और टीजे पे डिपेंड कर रहा है रनिंग टाइम। तो बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस मतलब ये होगा कि आपके पास जब भी आप वाइल लूप रन करें तो आपको एक भी कंपैरिजन नहीं करना पड़े। तो जो वाइल लूप है वो एक ही बार चलेगा तो टीजे आपका 1 हो जाएगा। एक बार भी कंपैरिजन नहीं करना पड़ रहा है, यानी एक बार भी स्वैपिंग वगैरह नहीं करनी पड़ रही, कंपैरिजन में जा ही नहीं रहा, हमेशा वो वाइल के अंदर ही नहीं घुस रहा है, तो आपको सीधे सॉर्टेड आउट मिल गया। तो ए इन प्लेस, ये देखिए सी कांस्टेंट वालों को एक साथ कर लेते हैं और ये अलग कर लेते हैं, मतलब एन वालों को एक साथ कर लेते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं। इसको मैं ए लिख देता हूँ सबको जोड़ के, इसको हम बी लिख देते हैं। तो ए एन प्लस बी हो गया, यानी कि लीनियर फंक्शन हो गया। टी एन जो है वो लीनियर फंक्शन हो गया आपका। तो अब अगर बेस्ट केस आप देखना चाहें तो ए एन प्लस बी, लेकिन हम बेस्ट केस में इंटरेस्टेड हैं क्या, ये एक सवाल है। अगर मैं बेस्ट केस बता दूं तो फिर इससे क्या एल्गोरिथम आपकी प्रूव हो जाएगी कि हाँ भाई अच्छी है कि बुरी है, उसके लिए हमें वर्स्ट केस देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास रिवर्स ऑर्डर में, तो हमेशा आपको ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पूरी के पूरे मतलब j-1 तक कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो j-1 यानी कि मैं इसको j मान लेता हूँ, टाइम जो है वो j लगेगा, क्योंकि एक टाइम जो है वो वाइल को एग्जिट करने में लगेगा। j-1 अंदर का टाइम है, j टाइम जो है वो वाइल का है, तो वाइल के लिए पूरे j टाइम लगेगा। तो अगर मैं सिग्मा मतलब एडिशन करूँ 2 से लेकर n तक टीजे का, जिसको मैं j मान रहा हूँ, और tj-1 को भी 2 से लेकर n तक j, क्योंकि टीजे में इसी को जब मैंने कॉस्ट लिया था तो टीजे को यही माना। तो सिग्मा j किसी भी 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक क्या होता है, ये n + 1/2 होता है, हमें अरिथमेटिक सीरीज का एडिशन पता ही है। और अगर ये -1 वाला ले लें तो n + 1/2 -1, वैसे इसका -1 का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में आपको होता है। अब रनिंग टाइम लेते हैं, सेम चीज। अब हम यहाँ पर जो टीजे हमने सिग्मा टीजे वगैरह यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पर इस जगह पर हम n + 1/2 रखेंगे, यहाँ पर n + 1/2 -1 रखेंगे, ठीक। यहाँ पर टीजे की वैल्यू यहाँ पर डाल के जब हमने ये रखा तो हमने n देखा कि अब यहाँ पर n स्क्वायर आ गया, तो हमने अलग अलग टर्म कर लिए, n स्क्वायर के अलग कर लिए, n के अलग कर लिए, कांस्टेंट टर्म अलग कर लिए। तो एक्चुअली ये बन गया an स्क्वायर + bn + c, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर वर्स्ट केस में। अब बेस्ट केस में क्या थी, सिंपल एक
लीनियर इक्वेशन। लीनियर में लीनियर तो जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, लीनियर का टाइम है वो कम है और क्वाड्रेटिक का ज्यादा है, तो हम वर्स्ट केस पे जाएंगे। तो अब हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी लगने लगा, तो वर्स्ट केस और एवरेज केस से एनालिसिस आपको करना जरूरी है, लेकिन हम वी आर ओनली वरीड अबाउट द वर्स्ट केस। ये बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वर्स्ट केस आपको ये गारंटी देता है कि ये अपर बाउंड है, इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक। और अगर कुछ एल्गोरिथम्स हैं उसमें वर्स्ट केस होते हैं, और अगर हम सर्चिंग की बात करें खास तौर पे, तो क्या हम एवरेज केस की बात कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। हम एवरेज केस की बात करेंगे। एवरेज केस क्या होता है? एवरेज मतलब a प्लस बी बाई टू। हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि जब भी कोई वैल्यू हम चेक करेंगे तो जो इसके आधे वैल्यूज होंगे उसी वही जो होंगे वो उनसे कम होंगे, तो हम टीजे को जे बाई टू ले लेते हैं। अब टीजे को जे बाई टू लेके देखिए, यह तब क्या होगा, तब आपका एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बनेगा। लेकिन मैं इसको पहले यहाँ पर बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर टीजे जे बाई टू लेंगे तो एवरेज केस रनिंग टाइम हाफ ऑफ द वर्स्ट केस रनिंग टाइम, यानी कि वहां पर भी कॉन्ट्रेडिक्ट ही होगा। यानी ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी बाई टू कर दीजिए आप। ये हमेशा ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बार आपको बाई टू करना है, लेकिन मैं एक एवरेज केस बता रहा हूँ, इसको बाई टू करके देखिए, तब भी ये क्या रहेगा, तब भी फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एवरेज केस में भी ये वहीं तक आएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है? जब भी आपको क्लास में पूछा जाए या फिर आप जब आप एल्गोरिथम की बात करें तो आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि रनिंग टाइम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये जो लोअर ऑर्डर इनको हटा देते हैं, क्योंकि ये इसके साथ ग्रो नहीं करेंगे, इसके हिसाब से ग्रो नहीं करेंगे, ये बहुत तेज ग्रो करेगा एन के सापेक्ष के रिस्पेक्ट में। और इसके आगे जब एन स्क्वायर आ गया तो इस कांस्टेंट को भी हटा देंगे, तो आपको कांस्टेंट को हटा देना है, लोअर टर्म्स को हटा देना है, तो एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर क्या है? क्या वर्स्ट केस रनिंग टाइम टी एन एन स्क्वायर है? नहीं, ये एन स्क्वायर की तरफ ग्रो कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज की। इट डजंट इक्वल टू एन स्क्वायर। रनिंग टाइम इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, इट इज हाउ इट ग्रोज। सो रनिंग टाइम इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ सम ओ और थीटा नोटेशन। ये आपको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बताता है एन स्क्वायर का। तो यही आपको बताता है कि कौन से आपका एल्गोरिथम आपके एफिशिएंट है, कौन से इनएफिशिएंट है। तो ये हमने अभी बात की आपके इंसर्शन सॉर्ट की। अगली बार हम देखेंगे अपने मर्ज सॉर्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।